नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम के इस लाइव अंक में। दोस्तों, आज बात करेंगे हम इकोनॉमिक सर्वे की जो आज पेश किया गया है, खासतौर से जो इकोनॉमिक एडवाइजर हैं उनके द्वारा। हमेशा बजट से एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाता है। उस इकोनॉमिक सर्वे के अंदर बहुत सारी चीजें कई बार ऐसी कही जाती हैं जो बजट में नहीं कही जाती हैं। कई कमजोरियां ऐसी होती हैं या कई चुनौतियां ऐसी होती हैं जिसको एडमिट किया जाता है, खासतौर से इकोनॉमिक सर्वे के अंदर। ये कुछ ऐसा ही है जैसे कि आरबीआई की एक स्टेटस रिपोर्ट आती है। आरबीआई की स्टेटस रिपोर्ट हमेशा सच को जाहिर कर देती है कि हमारे अंदर के हालात क्या हैं, जो आमतौर पर जो पॉलिटिशियंस हैं, जो मंत्री हैं, उसको बोलने से हिचकते हैं। लेकिन आरबीआई की वो जो स्टेटस रिपोर्ट होती है उसे कोई पढ़ता नहीं है। आप मैं सच कह रहा हूं आपसे, शायद 1 लाख में से एक व्यक्ति भी नहीं पढ़ता है। या मैं ये कहूं कि पूरे हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता में अगर 140 लोग भी उसको पढ़ लें तो बहुत बड़ी बात है। तो सच तो बोलती है रिपोर्ट, उससे पढ़ता कोई नहीं है। हाँ, कुछ मेरे जैसे लोग होते हैं जो थोड़ा बहुत नजर मार के देखते हैं, भाई अल्टीमेटली स्टेटस रिपोर्ट में लिखा क्या है। ये अंदर की आपकी बीमारी वगैरह बता देती है। कई बार ऐसा होता है ना, आपका ऊपर से कोट पैंट तो बड़ा चमकदार होता है ना, कई बार प्रेस व्रेस कर लिया, ड्राई क्लीन करवा लिया, पहन लिया, लेकिन पता लगा कि अंदर बनियान और जो अंडरगारमेंट्स है वो फटे हुए हैं। आप समझ गए? ये चीजें सुनने में हंसी तो आ सकती है, लेकिन सच बात यह है कि इसमें होता यही है। अब अल्टीमेटली इकोनॉमिक सर्वे उतना तो नंगा सरकार को नहीं करता है, लेकिन काफी हद तक चुनौतियों को पेश कर देता है और दबी हुई जुबान में कई जगह पे कई पैराग्राफ के अंदर वो सारी क्या कहते हैं बीमारियां उधेड़ कर रख देता है सामने, जिसको आपने दीवार के अंदर जो दीमक लगी हुई है ना उसको आपने छुपा दिया। इस लाइव प्रोग्राम में अभी तक हमारे साथ काफी लोग जुड़े हैं। इसमें हेमंत नारायण सुतार हैं, गुरदेव सिंह हैं, नीरज वर्मा है, शमसु जहां है, हरभजन लूथरा है और कुछ और लोग भी धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। अब हमारा ये जो प्रोग्राम है इकोनॉमिक सर्वे पे, आपको ऐसा प्रोग्राम कहीं और मिलेगा नहीं, मैं आपको बताऊं, क्योंकि उसके लिए हमको जो आज इकोनॉमिक सर्वे जो पेश किया गया है, आर्थिक सर्वेक्षण सरकार का, हालांकि सरकार ही पेश करती है, लेकिन उसको चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर पेश करते हैं। और उसके अंदर बहुत सारे तथ्य ऐसे होते हैं जो ऐसा लगता है ना कि कई बार एक शब्द आता है यहां पर कि सरकार अपने बजट के अंदर वो चीजें नहीं लिखती हैं जो इकोनॉमिक सर्वे के अंदर लिखी रहती हैं। वो कैसे बताता हूं। ऐसा लगता है कि जैसे कुछ गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स होते हैं ना, उनको अपनी भड़ास निकालनी होती है, तो वो एक्चुअली उसके अंदर इकोनॉमिक सर्वे के अंदर देखते हैं कि क्या लिखा जा सकता है, जो हम बजट में नहीं लिख सकते उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। हमारे एक शख्स हैं, उनका भी स्वागत है। ये मेरे को चाइना का दलाल बोल रहे हैं। अगर नहीं समझ हो इनको इकोनॉमी की, अर्थव्यवस्था की, तो ये चैनल छोड़कर जा सकते हैं और इस किस्म की बातें ना लिखें तो ज्यादा अच्छा होगा। सार्थक बातें लिखें। आलोचना करनी है तो आलोचना कीजिए, लेकिन ढंग से आलोचना कीजिए, पॉजिटिव रूप से आलोचना कीजिए। अदरवाइज चैनल छोड़ के आप जा सकते हैं और अगर ज्यादा लिखेंगे तो मुझे आपको बैन करने में कोई भी हिचक नहीं होगी, क्योंकि अगर आपको समझ नहीं है इकोनॉमी की तो फिर आप ऐसे प्रोग्राम में मत आया कीजिए। आप जाइए वहां पे, मोदी मीडिया के बहुत सारे आपको प्रोग्राम मिलेंगे, भांड मीडिया के प्रोग्राम, उनको जाइए, उनमें शामिल हो जाइए आप, कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। अब मैंने कहा ना कि जो सच्चाई जो होती है वो यहीं पर निकल के आती है। वो सच्चाई अपने आप में बहुत बड़ी होती है। साथ में सुनील वोरा, तरुण शर्मा, कोबरा, असलम शेख, मिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स, विशाल चौहान भी जुड़े हैं। अब पहली बात क्या कहते हैं। सबसे पहले तो ये विकास यादव भी जुड़े हैं। सबसे पहला तो ये जो इकोनॉमिक सर्वे है, ये मोदी के सपनों के ऊपर पानी फेर देता है कि मुझे 2047 तक 2047 तक मुझे विकसित भारत बनाना है। तो वो पहले क्या बोलता है, वो बोलता है कि 2000 तक विकसित भारत सिर्फ एक कंडीशन में हो सकता है। एक कंडीशन में, अगर आप हर साल 8% से ज्यादा की ग्रोथ दे लगातार 2047 तक, यानी कि अगले 22 वर्षों तक आप लगातार अगर 8% की ग्रोथ दें
तब शायद आप एक विकसित भारत के जो एक टारगेट होता है, शायद उसके नज़दीक पहुँच पाएँ। अब सवाल ये पैदा होता है यहाँ पर, भारत के लिए 8% की ग्रोथ तो पिछले अगर 30 सालों में देखी जाए, तो शायद 3-4 बार भी नहीं आई है। 3-4 बार भी नहीं आई है 30 सालों के अंदर। तो अब कैसे आ सकती है? जबकि अगले 5-6 सालों की जो ग्रोथ के अनुमान निकल के आ रहे हैं, आईएमएफ के हों, वर्ल्ड बैंक के हों या भारत सरकार के भी हों, वो 6% के आसपास ही आ रहे हैं। 6, पौने 6, सवा 6 इसी के आसपास निकल के आ रहे हैं। तो 8% की ग्रोथ तो एक सपना है। अब ये दुनिया में किसको प्राप्त होगी? वो किसी को प्राप्त होने वाली नहीं। यानी कि मोदी जी के सपनों पे यहाँ पे झाड़ू मार दिया गया है पूरा का पूरा इकोनॉमिक सर्वे के द्वारा कि 8% की ग्रोथ होगी तब आप वहां पहुंचेंगे, अदरवाइज आप वहां नहीं पहुंच सकते। प्लस साथ में 2-3 राइडर मार दिए गए वहां पे। राइडर मतलब वो आप कभी स्टार लगा देखते हैं ना नीचे जिसमें लिखा रहता है कंडीशंस अप्लाई। यानी कि वो कहेंगे अगर अंतरराष्ट्रीय व्यापार की स्थितियां ठीक हैं, अगर अंतरराष्ट्रीय व्यापार की स्थितियां ठीक हैं, तो हम 2047 तक वहां पर पहुंच पाएंगे। अगर उसमें थोड़ी भी खराबी आती है, तो फिर हमारा पहुंचना वहां पे नामुमकिन है। और उसमें उन्होंने कहा कि बात सिर्फ मिडिल ईस्ट की या यूक्रेन की नहीं है, इस तरह के और भी बहुत सारे जो युद्ध चल रहे हैं या फिर ट्रेड वॉर चल रही हैं या फिर जैसे ट्रंप के द्वारा धमकियां दी जा रही हैं या जहां पर कस्टम्स ड्यूटी को कम करने की बात हो रही है या और बहुत सारी ट्रेड के अंदर बंदिशें आ रही हैं, उन सब का भी खुलासा इसके अंदर किया हुआ है। अब इस बीच में हमारे साथ मजहर आलम, मिस्टीरियस, मोहम्मद शुएब, अनिल महिलांगे, PR69, उमा प्रभाकर, पास, सैयद कादर, ये सब लोग भी जुड़े हैं। तो मैं नाम इसलिए लेता हूं कि मैं आपको देख रहा हूं, पढ़ रहा हूं बीच बीच में, अगर जब भी टाइम मिलता है तो आपके क्या कहते हैं कि मैसेज भी देख लेता हूं। जगबीर भी कह रहे हैं कि हाँ जी, सत श्री अकाल जी, बिल्कुल सत श्री अकाल जी। तो वो कहते हैं कि डेवलप्ड इंडिया तभी बनेगा जब 8% की ग्रोथ होगी। तो 8% की ग्रोथ तो भाई नहीं होती 2047 तक, एक साल की भी ग्रोथ नहीं आएगी, क्योंकि आने वाले दिन जो है बहुत कठिन है। अब उसके साथ ये भी कहा कि लेबर रिफॉर्म भी होने जरूरी है। अब लेबर रिफॉर्म तो भाई एक ऐसा ट्रिकी बिजनेस है जो भारत में पिछले 50-60 सालों में कभी नहीं हुआ, बल्कि 75 सालों में नहीं हुआ कभी। कहां से लेबर रिफॉर्म होंगे भाई, जरा बता तो दीजिएगा। चलिए, अब कहते हैं कि अगले साल की जो ग्रोथ होगी हमारी 6.3 और 6.8 के बीच, इसके ऊपर नहीं हो सकती। अगर मिडल निकाल लूं तो 6.5% की ग्रोथ का अनुमान लगाया गया है अगले साल के लिए। तो यानी कि पहली सीढ़ी 8% की नीचे आके 6.5% पे अनुमान लगाया जा रहा है उनके द्वारा। फिर कहते हैं कि अभी सिर्फ 5.4% की ग्रोथ से बढ़ रही है और हमारे लिए काफी परेशानियां हैं। एक और चीज पे ध्यान दिलाया, मैंने पॉइंट सारे लिखे हुए हैं। बिजनेस स्पेंडिंग जो है वो लो है। बिजनेस स्पेंडिंग से इनका मतलब क्या है? बिजनेस स्पेंडिंग से मतलब है कि जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो कैपेक्स कैपेक्स कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि फैक्ट्रियां लगाना, बड़ी कोई यूनिट्स लगाना, ऑफिस खोलना जहां पर आपको एम्प्लॉयमेंट मिलती है, एम्प्लॉय रखे जाते हैं। तो उसके अंदर जो बड़े जो हाउसेस हैं उनकी स्पेंडिंग नहीं हो रही है, वो खर्चा नहीं कर रहे वहां पे। तो ये एक बहुत बड़ा उन्होंने चिंता व्यक्त की है इस इकोनॉमिक सर्वे के अंदर। बीच में व्योमेश भी आए हैं, विजय सिंह सराज साहब भी आ गए, सत श्रीकाल जी। तो वीरेंद्र वर्मा, कुलदीप सिंह संधू। तो ये बिजनेस स्पेंडिंग नहीं है भाई साहब, कि प्राइवेट सेक्टर स्पेंड करने को तैयार नहीं है, तो पूरी की पूरी सरकार जो है एक पहिए पे चल रही है। एक पहिया कौन सा है भाई? एकमात्र सरकार की स्पेंडिंग। सरकार की कौन सी स्पेंडिंग? कैपिटल एक्सपेंडिचर, सड़कें बनाना, हॉस्पिटल बनाना, स्कूल बनाना, हाईवे बनाना, पुल बनाना, ये सारी चीजें सरकार करती है, या रेलवे बनाना। इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाता है कि कुछ निर्माण हो रहा है। ऊपर से कहा है कि हमारा जो इन्फ्लेशन है वो हमें चिंता में डालने वाला है। नॉर्मल इन्फ्लेशन तो 5%, 5.5% है, लेकिन खाने का इन्फ्लेशन जो है 9-10% पे ढीठ बना हुआ है। और फिर कहते हैं ये सिर्फ इंडिया में नहीं, ये पूरी दुनिया में है। द फूड इन्फ्लेशन जो है सिद्धि इन्फ्लेशन हो गया है पूरी दुनिया के अंदर। तो हम इसको कैसे कंट्रोल करें, ये उनका कहना है इस समय। बोलते हैं कि 10% के आसपास जो फूड इन्फ्लेशन है वो हमें बहुत परेशान कर रहा है। अब एडवर्सिटी इसके अंदर, यानी कि हमें आगे बढ़ने से क्या-क्या चीजें रोक सकती हैं, उसके कई पॉइंट्स तो ऐसे दिए जिसकी आप भी कल्पना नहीं करोगे। यानी कि एग्जॉस्टिव स्टडी की है इन्होंने, तो काफी कारण बता दिए हैं, ताकि कल को बहाने बनाने पड़े
हम बता सकते हैं कि हमने सारे बहाने बनाए थे कि अगर ये होगा तो होगा, ये होगा तो होगा, ये होता होगा। ये तो कुछ ऐसे ही हो गया जी। अगर मुझे अपनी पिक्चर बनानी हो, अगर मुझे अमिताभ बच्चन मिल गया तो पिक्चर हिट हो जाएगी। अगर मुझे पिक्चर के अंदर सपोज करो कोई टॉप नॉच की हीरोइन दीपिका पादुकोण मिली तो पिक्चर हिट हो जाएगी। या साथ में शाहरुख खान का एक मुझे अपना हाँ कर दी तो मेरी पिक्चर हिट हो जाएगी। या मुझे गाने गाने के लिए अरिजीत सिंह मिल जाएगा तो मेरी पिक्चर हिट हो जाएगी। या फिर हो सकता है कि संगीत मुझे प्रीतम का मिल जाए या विशाल शेखर का मिल जाए तो मेरी पिक्चर हिट हो जाएगी। ये सारी चीजें ना इकोनॉमिक सर्वे के अंदर लिखी हुई हैं कि मुझे ये मिल जाएगा तो मैं हो सकता है मैं 2047 तक थोड़ा ठीक ठाक हो जाऊं। तो ये सारे बहाने गिना दिए गए यहाँ पर। जैसे पिक्चर हिट होगी, ये आएंगे तो हिट हो जाएगी, ये नहीं आएंगे तो हिट नहीं होगी। आप कहते हैं कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जो हैं, जिसमें कि आप लैंडस्लाइड भी आ रहे हैं, भूकंप भी आ रहे हैं, सुनामी भी आ रही है, साइक्लोन भी आ रहे हैं, सूखा भी पड़ रहा है, पानी की कमी भी हो रही है, हाइजीन की समस्या है, इस सब का भी इसमें वर्णन कर दिया गया कि भाई ये भी आइडियल रहने चाहिए। अगर हमारा पानी बराबर नहीं मिला तो हमारी खेती नहीं होगी, और खेती नहीं होगी तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। फिर कहते हैं कि जो ग्लोबल हमारी रिस्क है हम उससे बच नहीं सकते हैं। ग्लोबल रिस्क यानी कि दुनिया भर से जो ऐसे फैक्टर निकल के आ रहे हैं जो हमें और हमारी प्रोडक्टिविटी को प्रभावित कर रहे हैं, हम उससे बचकर आगे नहीं निकल सकते। और इसके अंदर शायद उनका इशारा शायद ट्रंप की ओर था कि भाई ट्रंप साहब जो टेंट्रम दिखा रहे हैं और सारे अपना ट्रेड रोकना चाहते हैं, ड्यूटी बढ़ाना चाहते हैं, टैरिफ बढ़ाना चाहते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये सारी रुकावटें आ रही हैं। उसका वर्णन भी कर दिया कि जो दुनिया में घट रहा है, मिडल ईस्ट हो या यूक्रेन हो या ताइवान में हो या कहीं नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया में हो या कोई और हो सकता है, हम उससे बच नहीं सकते और उसके दुष्प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेंगे और हमारी जो खास तौर से अर्थव्यवस्था है, उसको वो पीछे खींच के ले जाएंगे। यानी कि एक इंजन इधर खींचने के लिए, एक इंजन उधर खींचने के लिए। बहुत बढ़िया। वंदना यादव भी जुड़ी हैं साथ में, दीपक कुमार है, मोहम्मद मोहसिन है, साहिब शाहिदुल्लाह साहब हैं, कोड एक्सप्लोरर, एस कौर धामी, डॉक्टर खान, ये सब लोग जुड़े, जितेंद्र भी हैं, और साथ में आपके अमरीक आए हैं, मजहर हैं, शफीक है। अब अगले पॉइंट पे जो मैंने कहा ना कि ये इकोनॉमिक सर्वे अंदर की जो फटी हुई बनियान है ना, वो भी दिखाता है आपको, बजट वो नहीं दिखाता। निर्मला चाची जो है ना, चाची 420 है, ये आपको वो नहीं बताती साहब कि बनियान फटी हुई है अंदर। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे बता देता है, या आपकी सो कॉल्ड जिसे आरबीआई की जो स्टेटस रिपोर्ट आती है ना, वो बता देती है। अब इसके बाद कहते हैं कि ग्लोबल रिस्क क्या है। अब ग्लोबल रिस्क ये, जैसे कि सबसे बड़ी जो रिस्क निकल के आ रही है, उसे कह रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन का कार्बन टैक्स आ रहा है। ये कार्बन टैक्स हमारे जो बहुत बड़े जो एक्सपोर्ट्स हैं, चाहे वो मेटल्स के हैं या कई और चीजों के, उसको पूरी तरह से प्रभावित करेंगे। और हिंदुस्तान उससे बड़ा परेशान है। हिंदुस्तान नहीं बल्कि बहुत सारे अलग मुल्क भी हैं इस कार्बन टैक्स से परेशान हैं। और ये कार्बन टैक्स गले की हड्डी बन गया है हिंदुस्तान के लिए। बाकी देशों की तो बात छोड़ो, हमारे लिए गले की हड्डी बन गया है। और एक किस्म से इंडिया जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना चाहता है, किसके साथ? यूरोप के साथ, ईयू के साथ। उसके अंदर ये इंडिया चाहता है कि इसको हटाओ भाई, ये हमारी गले की हड्डी, हम इसके साथ जी नहीं सकते। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो कार्बन टैक्स क्यों हटाएगा वो? उसने जब पूरी सहमति के साथ जो 28, 29, 30 देश हैं उन्होंने करके उसको किया है, तो आपके कहने से तो हटा नहीं देंगे वो हटने वाला है नहीं। फिर इंडिया ने बीच में ये भी कहा था कि हमें कार्बन टैक्स में थोड़ी कंसेशन दे दी जाए, कुछ कम किया जाए ताकि हम उससे थोड़ा बहुत बच जाए। लेकिन वो भी नहीं हो रहा है। अब क्या किया जाए अल्टीमेटली? इस बीच और भी दर्शक जुड़ते जा रहे हैं, विक्रमजीत हैं, विजय कक्कड़ भी हैं, दिल मगर है, शफीक है, भगत राम ग्रोवर है। आपका भी स्वागत है। आज आपने अगर लेट है मुझे देखना शुरू किया है, तो बाद में यूट्यूब के अंदर सारी सुविधा है, फिर से दोबारा से देख लीजिएगा, उसमें कौन सी बात है। अब इसके अंदर एक और बहुत बड़ी रिस्क दी गई है, आप सुन के हैरान हो जाएंगे। वो क्या है? वो कहते हैं कि चाइना हमसे 5 गुना बड़ी इकोनॉमी है। कहते ये इकोनॉमिक सर्वे के अंदर दिया गया है कि चाइना हमसे 5 गुना बड़ी इकोनॉमी है। अब मैं भी हैरान हुआ, हमारा सर्वे आ रहा है उसमें चाइना को मेंशन क्यों किया जा रहा है इतना बड़ा सा करके? 5 गुना। ये क्या अंदर का डर है क्या? कोई खौफ है? या ये बताने की कोशिश की जा रही है कि हम चाइना के बराबर तो हो ही नहीं सकते, वो हमसे 5 गुना आगे है। फिर कहते हैं कि इसी चाइना के बारे में कि चाइना में इस समय डिफ्लेशन है।
अब डिफ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन का उल्टा होता है डिफ्लेशन। यानी कि महंगाई जो होती है, अगर प्लस में होती है, 100 की चीज 102 में मिले तो उसको इन्फ्लेशन कहते हैं, और 100 की चीज अगर 98 में मिले तो उसे डिफ्लेशन कहते हैं। डिफ्लेशन कब होता है? दोस्तों मैं आपको बताता हूं डिफ्लेशन कब होता है। डिफ्लेशन तब होता है कि 100 की चीज 98 में हो गई तो भी नहीं बिकती है। इसका मतलब है कि लोगों की जेब में पैसे नहीं है खरीदने के। ये तो ऐसा हो गया कि मैं बाजार में गया और बाजार में मैंने कहा कि मैं 100 रुपए की ये खरीदना चाहता हूं, तो मैंने 100 का खरीद लिया। थोड़े दिनों बाद मेरी हालत खराब हो गई, मैं फिर बाजार में जाता हूं, तो कहता साहब पेन ले लो। मैंने कहा भाई मेरी पेन लेने की अभी औकात नहीं, भाई मैं पेन नहीं ले सकता भैया, मेरे पास 100 रुपए नहीं है। थोड़े दिन गुजरते हैं, वो सेलर कहता है अच्छा, कहता साहब आ गए, साहब पेन ले लीजिए साहब। मैंने कहा भाई पैसे नहीं है। सर कीमत कम हो गई सर, 95 की हो गई इसकी अब। मैंने कहा भाई 95 की हो गई, मैं तो भी नहीं ले सकता भाई, मेरे भाई हिम्मत नहीं आ रही है। सर आप 90 में ले जाओ इसको, 90 में ले जाओ। मतलब मैं घाटे में बेचने को तैयार हूं डिफ्लेशन के अंदर, लेकिन लोगों के पास पैसे नहीं है। चाइना डिफ्लेशन में चला गया साहब। अब इस एग्जांपल से आप समझो, चाइना डिफ्लेशन में चला गया, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, कंजप्शन है नहीं। अच्छा, दुनिया में बाकी जो चीजें हैं वो सब बहुत महंगी हैं, सिर्फ चाइना ही ऐसा है जो 10 का माल 8 में बेचता है तो दुनिया में बिक जाता है। तो एक्सपोर्ट उसका बढ़ता चला जा रहा है। इसलिए पिछले साल 2024 में उसका एक्सपोर्ट 3,600 बिलियन डॉलर का रहा। हमारा क्या था? हमारे गुड्स का एक्सपोर्ट कितना है? 400 सवा 400 बिलियन डॉलर। तो हमसे ऑलमोस्ट 9 गुना ज्यादा एक्सपोर्ट किया उसने गुड्स का। अब सवाल ये पैदा होता है कि उसकी इकोनॉमी तो 5 गुना बढ़ी है, लेकिन उसका एक्सपोर्ट 9 गुना, 8.5 9 गुना बढ़ा हमसे। ऐसा क्यों है भाई? क्योंकि वो गुड्स बनाता है। और डिफ्लेशन, चाइनीज डिफ्लेशन का ये जो मुद्दा है, ये हमारे इकोनॉमिक सर्वे में क्यों आया? कभी सोचा आपने? इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया के अंदर अगर कोई चीज मैन्युफैक्चर हो रही है, और मैं इस पेन को इंडिया मैन्युफैक्चर कर रहा हूं, और मैं इसको 100 रुपए में 105 रुपए मैन्युफैक्चर कर रहा हूं, और चाइना में ये माल मुझे 90 रुपए का मिल रहा है, तो भाई मैं तो यहां बैठ के चाइना से माल मंगा लूंगा, मैं यहां क्यों बनाऊंगा? ये कुछ ऐसा हो गया। मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूं कि इंडिया में क्या हुआ। अभी जैसे कि आप एक मिक्सर ग्राइंडर लेने चले गए मार्केट में, ठीक है, आपको मिक्सर ग्राइंडर है, आपको बोला कि 3,000 रुपए का मिक्सर ग्राइंडर है, घर में रसोई में मिक्सर चाहिए होता है, तो 3,000 रुपए का मिक्सर है साहब। अब जो फैक्ट्री में बनाने वाला आदमी है, वो कहता है यार मेरे को 2,500 रुपए की तो कॉस्ट पड़ रही है बनाने की इंडिया में, प्लस उसके बाद डीलर का खर्चा देना है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा देना है, मुझे टैक्स देना है, तो मुझे तो ये बड़ा महंगा पड़ रहा है, ये 3,000 बिकेगा, मेरे को सब मिला मिला के कॉस्ट तो 4,000 की पड़ रही है, तो मैं तो मर गया। तभी उसे पता लगता है कि चाइना के अंदर यही मिक्सर जो है ना, 1,000 रुपए का मिल रहा है। तो कहता है यार 1,000 रुपए में मैं उसके ऊपर कस्टम्स ड्यूटी दूंगा 15%, 20%, वो भी एक 1,250 रुपए में पड़ जाएगा या 1,200 में पड़ जाएगा। 1,200 में पड़ेगा, मेरे घर तक आते आते सब मिला के कुल मिला के 1,500 में चल जाएगा। 1,500 का माल 4,000 में बेच सकता हूँ यार, मुझे तो फायदा ही फायदा है। मैं डीलर को आगे फिर से 2,500 का दे दूंगा, मेरा 1,000 बचता है, डीलर को पैसे मिलते हैं। दैट इज कॉल्ड डिफ्लेशन। और चाइनीज डिफ्लेशन को इसलिए मेंशन किया गया कि वो इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग को मार रहा है। मैं आपको बताऊं, वो इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग को खत्म कर रहा है। इंडिया में क्या सीलिंग फैन हो या माइक्रोवेव ओवन हो या कैमरा हो या कुछ भी हो, जो भी चीज बनती है महंगी कॉस्ट पे है। आपको जो भी चीज मंगानी है वो वहां से मंगाओगे सस्ती पड़ेगी। यानी कि जो चीज इंडिया में प्रोड्यूस करके 100 रुपए की पड़ती है, अगर चाइना में वही चीज आपको 30 रुपए की 40 रुपए की मिलेगी, तो आप इंपोर्ट नहीं करोगे क्या? दैट इज द चाइनीज डिफ्लेशन जो इकोनॉमिक सर्वे का पार्ट बना साहब। दैट इज द प्रॉब्लम विद अस। तो ये ग्लोबल रिस्क के अंदर एक ये भी आ गया कि भाई इसने हमारी वाट लगा के रखी हुई है। अब जो एक चीज कही इस पूरे के पूरे इकोनॉमिक सर्वे के अंदर कि हमारी एग्रीकल्चर तो ठीक जा रही है, 3% की ग्रोथ है, सर्विस सेक्टर की ग्रोथ भी 7 8 10% की ग्रोथ है, लेकिन हम मैन्युफैक्चरिंग में बहुत चिंतित हैं। मैन्युफैक्चरिंग क्या है? आप फैक्ट्री में माल बनता है, कि मैन्युफैक्चरिंग में बहुत चिंतित है, वो माइनस में जा रही है, वो मंदी में जा रही है, 1% 2% की ग्रोथ है उसमें। मैन्युफैक्चरिंग नहीं बढ़ती बिल्कुल भी। मैन्युफैक्चरिंग नहीं बढ़ती तो हम माल बाहर नहीं भेज सकते। माल क्यों नहीं बाहर भेज सकते? क्योंकि बाहर चाइना का माल है, चाइना का माल सस्ता है, हमारा महंगा है, तो हमारा माल कौन खरीदेगा? आप समझ गए? ये चीजें जो होती है ना, इसको समझने की जरूरत है आपको।
ये टेक्निकल पॉइंट अल्टीमेटली वो सारे बाबू जो बजट पेश करते हैं, वही सारे बाबू इकोनॉमिक जो एक्सपर्ट हैं, उसके साथ मिलके उसके साथ मिलकर यही इकोनॉमिक सर्वे बनाते हैं। तो मैंने कहा भड़ास निकालते हैं, जो वहां पे नहीं कह पाते ना बजट में, यहां बोल के भड़ास निकालते हैं। लेकिन क्या आपको कोई बताता है चैनल कि भाई इसके अंदर क्या दिया गया और क्या रिस्क है? तो मैं बता रहा हूं आपको यहां पर, क्योंकि मैं थोड़ा पढ़ के तो आया हूं वहां से, और थोड़ा मुझे इन चीजों की समझ है, क्योंकि मेरा उससे ताल्लुक रहा है। जब ताल्लुक रहा है तो मैं समझ भी जाता हूं और आप आम भाषा में पहुंचाने का प्रयास करता हूं। चाइना का डिफ्लेशन बड़ी बात हो गई। और फिर 3 दुनिया के सेक्टर है हमारे पास ले देके। एक एग्रीकल्चर है, एक मैन्युफैक्चरिंग है, एक सर्विसेज है। तो कहते हैं एग्रीकल्चर और सर्विसेज तो ठीक-ठाक जा रहे हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग बहुत बड़ा रिस्क है हमारे लिए। हम क्या करें मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, हमें कुछ नहीं समझ आ रहा। हमने पीएलआई स्कीम भी ले आए, हमने मेक इन इंडिया बना लिया, हमने स्किल इंडिया बना लिया, सब कुछ फ्लॉप हो गया। क्यों? इसलिए फ्लॉप हो गया कि सामने चाइना खड़ा है। आज आप मार्केट में जाते हो, हर चीज चाइना की है। कपड़े लेने हैं, जूते लेने हैं, मोजे लेने हैं, बेल्ट लेनी है, बैग लेना है, माइक्रोवेव लेना है, इलेक्ट्रिकल गुड्स लेने हैं, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स लेने हैं, घर का फर्नीचर लेना है या मोबाइल लेना है। आप जो भी चाहोगे चाइना का माल मिलता है। इंडिया में जो भी होगा वो महंगा होगा उससे। तो चाइना ने आपको खत्म कर दिया। हमें क्यों, पूरी दुनिया को खत्म कर दिया उसने। तो इसे चाइनीज डिफ्लेशन कहते हैं। इसलिए इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि मैन्युफैक्चरिंग में इतनी उम्मीद नहीं है। अभी एग्रीकल्चर और हमको सर्विस ही कुछ आगे लेके जाएगा। और भाई एग्रीकल्चर कैसे आगे ले जाएगा? एग्रीकल्चर में ऑलरेडी हमारे 60% लोग काम कर रहे हैं। आप यकीन मानोगे, एग्रीकल्चर का हिस्सा 15% है हमारी इकोनॉमी में। 15% का हिस्सा मैन्युफैक्चरिंग का है और 70% जो हिस्सा है वो सर्विसेज का है, सेवाओं का है हमारे यहां। सवाल ये पैदा होता है कि 15% एग्रीकल्चर 60% लोगों को रोजगार दे रहा है, 60%। और हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग है 15%, ये सबसे कम लोगों को रोजगार देता है। सर्विसेज में क्या है? आपको सेवाएं किसको कहते हैं, सर्विसेज किसको कहते हैं? भाई ये जो आपके यहाँ जोमेटो के, अमेजोन के पैकेट पहुंचाते हैं, वो भी तो सर्विस दे रहे हैं ना। डॉक्टर क्या कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं ना। रेलवे क्या है, सर्विस तो है ना। मोबाइल की आपके पास बात कर रहे हैं, सर्विस ही है ना। अभी मैं आपको क्या कर रहा हूं, सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं ना एक किस्म की मैं। सर्विस का हिस्सा हमारी अर्थव्यवस्था में 70% है। 15% मैन्युफैक्चरिंग है, 15% एग्रीकल्चर है। तो भाई साहब 15% एग्रीकल्चर कितनी बढ़ जाएगी? 2%, 3% इतनी बढ़ेगी ना। एग्रीकल्चर आपको कितना रोजगार देगी? 60% तो ऑलरेडी वहां पर है। लोग कहते हैं कि वहां से लोगों को निकाला निकालो और बाकी जगह लेके जाओ। कहां लेके जाओ? आपकी फैक्ट्रियां तो है ही नहीं वहां पर, तो कहां लेके जाओगे? अब उसके बाद एक और चिंता दिखाई गई चाइनीज डिफ्लेशन के अलावा, कि क्रूड ऑयल $80 के ऊपर हो गया है और ये और महंगा होने की संभावना है, क्योंकि वर्ल्ड में ट्रेड वॉर चलनी शुरू हो गई है। तेल महंगा होगा तो हमारी अर्थव्यवस्था महंगी होगी, महंगाई बढ़ेगी, लोगों की पॉकेट में पैसे नहीं है। इसके बाद वो कहते हैं कि एग्रीकल्चर से उम्मीद है। ये जो वर्ड यूज किए गए ना, होप इन एग्रीकल्चर, इसे कहते हैं मूर्खता। इसे कहते हैं लौट के बुद्धू घर को आए। यानी कि एग्रीकल्चर के ऊपर फिर से उम्मीद की जा रही कि एग्रीकल्चर आपकी नैया को पार लगाएगा। अरे शर्म आनी चाहिए भैया, शर्म आनी चाहिए। उसके बाद कहते हैं कि हमारा एक बहुत बड़ी चुनौती जो है, रिवाइविंग द प्राइवेट कंजप्शन। प्राइवेट कंजप्शन क्या है? हमारे पूरे जीडीपी के अंदर अगर हम, पैसे कहां से आते हैं, तो उसका 60% हिस्सा जो है प्राइवेट कंजप्शन से आता है। प्राइवेट कंजप्शन क्या होता है? जो आप खरीदते हो, जो मैं खरीदता हूं, हर चीज जो आप खरीद रहे हो, आपने मोबाइल खरीदा, घर का आटा तेल चावल खरीदा, दाल खरीदी, बिस्तरा खरीदा, फर्नीचर खरीदा, चादर खरीदी या मोबाइल खरीदा, उसका जो भी उसके अंदर पैसे डाले, होटल में गए, खाना खाया, जो भी किया, सब्जी लाए, फ्रूट लाए, आटा लाए, ये सब जो है प्राइवेट कंजप्शन है। आप जितना खर्चा करते हैं महीने में, ये सब प्राइवेट कंजप्शन कहा जाता है, या इसे डोमेस्टिक कंजप्शन कहा जाता है। ये 60% होता है जीडीपी का अप्रोक्सीमेटली। अब ये गिर के 56% पे आ गया है। 56% में क्यों आया? लोगों की जेब में पैसे नहीं है। पैसे क्यों नहीं है? अब वो मैंने अपने कुछ प्रोग्राम से पहले बताया था। देखिए जैसे कि 13 लाख करोड़ का टैक्स कलेक्ट हुआ था 2014 में मनमोहन सिंह के लास्ट बजट में। अब हुआ 40 लाख करोड़ पिछले साल 2024 के अंदर। 3 गुना टैक्स बढ़ा। तो क्या 2010 से लेके 2014 से लेके 2024 के बीच में क्या आपकी आमदनी 3 गुना बढ़ी? सरकार का टैक्स 3 गुना बढ़ गया ना। आपकी आमदनी 3 गुना बढ़ी? नहीं बढ़ी ना। इसी बात का जिक्र इकोनॉमिक सर्वे में है कि
प्राइवेट कंजप्शन डाउन हो गया है। जर्नैल जुड़े हैं गंगानगर से, कहते हैं दिनेश वोरा सर आपको देख रहा हूँ, अजय साटम भी हैं, साथ में संजीव कुमार सेठी, एम आसिफ, जगदीप है, प्रकाश है, मजहर आलम है, एक पता नहीं क्या आई आई क्या बनाया हुआ है, स्पिरिचुअल गुरु है, शफीक रहमान है, मजहर आलम है, कुलवीर, सब लोग वह हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब प्राइवेट कंजप्शन कैसे होगी? लोगों की जेब में पैसा आएगा। लोगों की जेब में पैसा तो तब आएगा जब मोदी सरकार जो है लोगों का खून चूसना छोड़े। अगर आप इतने खून चूसोगे, टैक्स पे टैक्स लेते जाओगे, जीएसटी हो गया, इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गई जो अपना पेट्रोल डीजल पे आती है, तो भाई कोई जगह ऐसी है जहां पे आप टैक्स नहीं लेते हो? अंडरगारमेंट तो आपने उतार लिया आम आदमी के, ये और क्या चाहिए आपको? अब उसके बाद कहते हैं कि प्राइवेट कंजप्शन रिवाइव होनी चाहिए। भाई कैसे होगी? लोगों की जेब में पैसा छोड़ो तो सही कम से कम। फिर कहते हैं जीएसटी में मुझे उम्मीद है कि 11% की ग्रोथ होगी। इस साल का 2024 का जो एवरेज आया है जीएसटी कलेक्शन का हर महीने का, वो 1.82 लाख करोड़ आया है, यानी कि 1,82,000 करोड़ आया है। अभी 1,82,000 करोड़ पे ये आंकड़ा अटक गया, क्योंकि जेब में पैसे नहीं है। आप खरीदोगे नहीं तो जीएसटी आएगा कहां से? अब ये इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि हमें इसके ऊपर 11% चाहिए। अब 1,82,000, एक 1.82 लाख करोड़ के ऊपर अगर आपको 11% और चाहिए, तो इसका मतलब कम से कम आपको 20,000 करोड़ हर महीने और चाहिए। 20,000 करोड़ का मतलब होगा कि मिनिमम से मिनिमम आपको राउंड फिगर में 2 लाख करोड़ हर महीने चाहिए जीएसटी का। अब 20,000 करोड़ तो भाई साहब आपका खून चूस के और आ सकता है। तो आप अपना खून चुसवाने के लिए तैयार रहिएगा भाई साहब। 1.82 लाख करोड़ से आप 11% का जीएसटी और इंक्रीज करना चाहते तो आएगा कहां से? यही तो निर्मला चाची चिंता में है कि अब तो कोई चांस बचा ही नहीं कि जीएसटी बढ़ेगा कहीं पे, क्योंकि जितने भी जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैं वो तो बिकने कम हो गए ना सारे के सारे। जो वॉल्यूम ग्रोथ हुई है इस बार हिंदुस्तान लीवर की 2% है, यानी कि पिछले साल अगर उसके 100 पेन बिके थे तो इस साल सिर्फ 102 पेन बिके हैं, सिर्फ 102। यही हाल डाबर का है, यही हाल आईटीसी का है, सबका ये हाल है, वॉल्यूम है ही नहीं उसके अंदर। तो क्या करेंगे? अब आप बताइए साहब मुझे कि 1,82,000 करोड़ से बढ़कर ये 2 लाख करोड़ आएगा कहां से आपके पास? आप सोचिए खून चूस के। तभी आप देखिए कि आज से कुछ हफ्ते पहले एक बात आई थी कि एक 35% का नया स्लैब आएगा जीएसटी का। 35% का। ये 35% तो कभी था ही नहीं भाई साहब। 28% के ऊपर भी आप सेस लगा देते हो। और आपको मालूम है इस 35% में क्या रखा जाएगा? इस 35% में रखा जाएगा आपका टोबैको सिगरेट। मैंने मान लिया चलो टोबैको सिगरेट रखा है, लेकिन उसमें कोका कोला और थम्सअप का क्या काम है सर? 35% टैक्स के अंदर कोका कोला और थम्सअप का क्या काम है? ऑलरेडी आप उसके ऊपर 28% ले रहे हो और सेस ले रहे हो। और कितना लोगे? और कितना खून चूस रहे हैं? क्योंकि आपका नॉर्मल रेट जो है वो 18% का है। वहां पर जो सिन टैक्स होता है, यानी कि जो पाप गुड्स हैं उसके ऊपर आप लेते हो, यानी कि ये चीजें इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए क्योंकि हेल्थ को खराब करती हैं। लेकिन इसके ऊपर अगर पैसा नहीं आएगा तो सरकार की हेल्थ खराब होती है ना, उसका रेवेन्यू नहीं आता उसके पास। अब सवाल ही पैदा होता है कि इनको चाहिए 35% का स्लैब। अच्छा, 35% के स्लैब में ये किसे रखना चाहते हैं? 20,000 करोड़ एक्स्ट्रा कहां से आएगा खून चूसने से ना? ये क्या करना चाहते हैं जो जंक फूड है? देखिए आप तो रोज खाते हो ना, मैं भी खाता हूं, दुनिया खा रही है। जंक फूड किसे कहते हैं? वड़ा पाव वो भी जंक फूड है, मैकडोनल्ड्स का बर्गर वो भी जंक फूड है, केएफसी का बर्गर वो भी जंक फूड है, बिग बर्गर वो भी जंक फूड है, या कोई भी जिस तरह पेस्ट्री वगैरह खाने जाओगे वो भी जंक फूड है। कोई भी चीज जो तली हुई है, इवन उस हिसाब से तो जलेबी भी जंक फूड है, समोसा भी जंक फूड है। एम आई राइट? यस और नो? आप बोल सकते हो ना। ऐसा थोड़ी है कि एक बर्गर जो है, जो आता है, वो 35% में चला जाएगा और समोसा बच जाएगा, वो भी 35% में आएगा सर। जलेबी भी आएगी उसमें, गुलाब जामुन भी आएगा। जंक फूड है, बॉडी को खराब करते हैं ना। तो आपके 20,000 करोड़ एक्स्ट्रा इस साल आएंगे कहां से? वो 11%, ये इकोनॉमिक सर्वे कहता है। ये आपका खून चूस के आएंगे, यानी कि अभी जिसके ऊपर 28% लिया जा रहा है, या 18% लिया जा रहा है, या 12% लिया जा रहा है, अब 35% का नया स्लैब आएगा, क्योंकि निर्मला चाची यानी कि चच्ची 420, उसको लग गया है कि अब ये एक्स्ट्रा 20,000 करोड़ नहीं आता। और
ये 20,000 करोड़ एक्स्ट्रा नहीं आता, जो कि 2.5 लाख करोड़ एक साल का आता है, जो उनका टारगेट है। तो आप मुझे एक बात बताइए, 2.5 लाख करोड़ तो सिर्फ यहां से कमाने के चक्कर में, और 2.5-3 लाख करोड़ कमाने के चक्कर में कॉर्पोरेट टैक्स और इनकम टैक्स से तो 5 लाख करोड़ तो यहां से कमाएंगे, और बाकी अलग से कमाएंगे। इसका मतलब कि इनका जो इरादे हैं बहुत खतरनाक हैं, बहुत ही ज्यादा खतरनाक इरादे हैं। पिछले 2 सालों में जो एवरेज इंक्रीज इन टैक्स था 5-5 लाख करोड़ का था, लेकिन इस बार इनके इरादे लगता है कि 7-7.5 लाख करोड़ के हो सकते हैं। इस बात के मुझे प्रमाण और संकेत जो हैं वो पूरे के पूरे यहां से मिल रहे हैं, इकोनॉमिक सर्वे से। फिर कहते हैं ग्रोथ के लिए डीरेगुलेशन होना चाहिए, यानी कि लाइसेंस राज खत्म कर देना चाहिए। लाइसेंस राज पैदा किसने किया भैया? मोदी सरकार ने ना। और सुबह से लेकर शाम तक जो इनकम टैक्स की जो रेड हो रही है और जीएसटी की जो रेड हो रही है कारोबारियों के ऊपर, एक तरह से टैक्स टेररिज्म, आतंकवाद बचा के रखा हुआ है इनकम टैक्स ने और जीएसटी ने, आतंकवाद बचा के रखा हुआ है इनके लोगों ने, कि उनको टारगेट दे दिया गया। वो बेचारे भी क्या करेंगे? अगर उससे कहा जाता है कि इस साल तुमने 100 रुपए का टैक्स लिया है और अगले साल तुम्हें 120 रुपए का टैक्स कलेक्ट करना है, वो तो मारे मारे फिरेंगे ना, तो वो तो आपके अंदर से तार तार निकाल लेंगे, आपके अंडर गारमेंट भी निकाल लेंगे, और हर आदमी को कहेंगे तू बेईमान है, तू ईमानदारी से टैक्स नहीं दे रहा है। अब कहते हैं कि डीरेगुलेशन ऑफ ग्रोथ होना चाहिए, और ये थोड़ी-सी टैक्स कलेक्शन इस ढंग से होना चाहिए कि जहां वो हमको लगे कि हाँ, परेशान तो ना किया जाए, लेकिन फिर भी परेशान करो, टैक्स लो। तो डीरेगुलेशन का मतलब है कि इनका शिकंजा कम हो। किसका? जीएसटी के ऑफिसर्स का, और साथ में इनकम टैक्स के ऑफिसर्स का शिकंजा कम हो। इनको बार-बार ना भेजा जाए। फिर एक और चीज बताई गई, इसमें भी चिंता जताई गई। मैं भी सोच रहा था कि ये चिंता कहां से आ गई। वो बोलते हैं कि दुनिया की जितनी सोलर चेन है, यानी कि सोलर सेल्स हो गए, उसकी कनेक्टिविटी के लिए जो केबल्स होते हैं, लोग लगाए जाते हैं, पैराफर्नेलिया होता है। बोलते हैं जितने भी सोलर सप्लाई चेन है दुनिया की, उस पे 70% का चाइना का कब्जा है। और वैसे जो सोलर सेल्स है उस पे तो 99% कब्जा है। अब 70% सोलर चेन पे कब्जा है, तो चिंता हमें हो रही है। हम तो कुछ कर नहीं पा रहे ना, हमें तो हर चीज चाइना से खरीदनी पड़ रही है। जब चाइना से खरीदनी पड़ रही है तो आप क्या करोगे? अब एक लास्ट की चीज लिखते हैं, हालांकि चीजें तो और भी हैं, कि ग्रोथ ओनली इन एग्रीकल्चर एंड सर्विसेज सेक्टर एक्सपेक्टेड। मैन्युफैक्चरिंग में कोई ग्रोथ एक्सपेक्ट नहीं हो रही है मुझे। इसका मतलब सरकार ने हथियार डाल दिए हैं कि भाई मैन्युफैक्चरिंग से, यानी कि फैक्ट्री लगाने से कुछ होने वाला नहीं है, वहां से कुछ चीज वापस नहीं आएगी। मैंने इस किस्म का सरेंडर पहले होते हुए नहीं देखा है। ये पहली बार देख रहा हूं कि मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में जो 15% जीडीपी का होता है, 15% एग्रीकल्चर भी होता है और 70% सर्विसेज है, कि सरकार ने हाथ डाल दिए, भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने पीएलआई कर लिया, मैंने मेक इन इंडिया कर लिया, मैंने स्किल इंडिया कर लिया, मैंने स्टैंड अप इंडिया कर लिया, मैंने सिटअप इंडिया कर लिया, मैंने ये इंडिया वो इंडिया ये इंडिया वो इंडिया सब कुछ करके देख लिया, कुछ नहीं हुआ। मैन्युफैक्चरिंग वही वही 15% पे खड़ा है, कुछ भला नहीं हो रहा। और वहां पे जितने लोग काम करते थे आज से 10 साल पहले, आज उससे आधे आदमी काम करते हैं। इसका मतलब बड़ा एक, इसमें से ग्रोथ तो होने वाली नहीं है। और एक सबसे मुख्य मुद्दा, बहुत बड़ा चैलेंज जिसके बारे में इकोनॉमिक सर्वे ने कहा कि इससे बहुत बड़ा डिसरप्शन आएगा और नौकरियां जा सकती हैं, तैयार रहिएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बता दिया इकोनॉमिक सर्वे ने कि इट्स ए वेरी बिग डिसरप्टर, और आपको इसके लिए तैयार रहना होगा। अगर आप इसके लिए तैयार नहीं हैं, तो फिर हो सकता है कि आपके लिए बहुत बड़े झटके इस दुनिया में आने जा रहे हैं। अब आप ये सोच लीजिए कि क्या होने जा रहा है इसके अलावा। दिस इज समथिंग विच इज एब्सोल्युटली फ्राइटिंग, डराने वाला है। बहुत सारे लोग जुड़े हैं बीच में, तो आप सबका अभिषेक भी है, अजय साटम, जावेद काला, सरवंत सिंह, जीत सिंह संधू, सबके नाम नहीं ले सकता हूं मैं, तो एक इमादुल हक भी हैं। तो ये एक मुख्य मुख्य जो चीजें हैं जो मैंने एक्चुअली आपको बताने की कोशिश की, कि भाई जो कुछ घट रहा है ना सामने, उसका एक बानगी जो होता है, एक आईना जो है, वो दरअसल आ, हमारी जो इकोनॉमी के बारे में है, वो इस इकोनॉमिक सर्वे ने बताया है। अब
इकोनॉमिक सर्वे मोटा-मोटा जो हेडलाइन दे रहा है और जो अंदर लिख रहा है, मतलब ऊपर से बताएगा कि हम $5 ट्रिलियन बन जाएँगे, हम $10 ट्रिलियन बन जाएँगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हमारे पास जो हमारी युवा पूँजी है, वो तो ट्रेंड ही नहीं है ना। युवा पूँजी ट्रेंड नहीं है। एक चीज़ होती है आज की डेट में बहुत ज़रूरी है, जिसको अरिथमेटिकल स्किल्स कहा जाता है। अरिथमेटिकल स्किल्स। इंडिया में जो ग्रेजुएट्स निकलते हैं, उनके अंदर जो एक फाइन अरिथमेटिकल स्किल्स चाहिए, जो फॉरवर्ड आईटी की और एआई की इंडस्ट्री के लिए चाहिए, सिर्फ 15% बच्चों के अंदर या उन युवाओं के अंदर अरिथमेटिक स्किल्स हैं। जबकि चाइना की यूनिवर्सिटी से जितने युवा निकलते हैं, उसमें 85% लोगों के पास वो सारे के सारे जो हैं, वो अरिथमेटिकल स्किल्स हैं। इसका मतलब कि हम क्या पैदा कर रहे हैं? हमारे यहाँ पॉपुलेशन तो है, युवा तो है, लेकिन उनके पास स्किल ही नहीं है, पढ़े लिखे ही नहीं है भाई वो। और दूसरी बात, जिस टाइप की वो इंजीनियरिंग कर रहे हैं या बीए, एमए, एमएससी कर रहे हैं, वो किसी काम के नहीं है, क्योंकि काम करने की स्किल तो उसके अंदर है ही नहीं। सवाल ही पैदा होता है कि हमारे देश का जो 25%, एक चौथाई हिस्सा जो है पॉपुलेशन का इस समय, जिसे आप कह सकते हो 35 करोड़ लोग, वो 10 साल और 14 साल के बीच में है। तो इनमें से आधे तो स्कूल नहीं जाते हैं भाई। स्कूल जाके स्कूल से ड्रॉप कर देते हैं, और उसके बाद बहुत कम बच्चे होते हैं जो ग्रेजुएशन लेवल तक जाते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि अगर 1 करोड़ भी ग्रेजुएट्स निकल कर आ रहे हैं, और उसमें से एक बहुत बड़ी संख्या इंजीनियर की है, तो वो इंजीनियर है किस काम के भाई साहब? उनको तो कोई काम ही नहीं आता इंजीनियर्स को। आईआईटी वगैरह के कुछ इंजीनियर्स हैं, एनआईटी के जो अच्छी इंस्टीट्यूट है, बाकी सब तो ऐसा लगता है कि जैसे जैसे सब्जी भाजी की रेडी होती है ना, ऐसे इंजीनियरिंग स्कूल खुले हुए हैं। इसलिए सैकड़ों हजारों इंजीनियरिंग स्कूल, सैकड़ों बंद हो गए हैं पिछले कुछ सालों में, क्योंकि उनके पास स्टूडेंट ही नहीं है साहब। कहां से लाएंगे? खैर, ये था एक मोटा-मोटा आईना जो इकोनॉमिक सर्वे का आया, और जिसने अंदर से सारी बखिया उधेड़ के निकाल दी, और आपको बताया कि क्या चीजें हुई हैं और क्या हो सकती है। अपनी निराशा पूरी तरह से जाहिर कर दी कि मैन्युफैक्चरिंग में हमने हथियार डाल दिए। तो आपसे मैं विदा लूंगा। इस राठी जुड़ गए हैं, एक बालकृष्ण कमोनी, एक सैंडी है, तो अभिषेक सिंह। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस स्पेशल प्रोग्राम में आए, हमारे साथ जुड़े, जो इकोनॉमिक सर्वे पे है, क्योंकि ऐसा प्रोग्राम मैं आपसे कह सकता हूं कि आपको कहीं और नहीं मिलेगा बिल्कुल भी। तो जो इंतजार खान ने कहा है कि सच तो बोलता ही हूं ना, आपके सामने सच नहीं बोलूंगा तो कैसे काम चलेगा? तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और लिंक्स आगे भेजिएगा, और हाँ, रात को 9 बजे बिल्कुल मत भूलिएगा, इसी चैनल के ऊपर वर्ड व्यू आएगा, रोज आता है रात के 9 बजे, और 9:30 बजे हमारे जो सपोर्ट चैनल है डेली न्यूज इंडिया, उस पर आता है वर्ड न्यूज। तो वर्ड व्यू पहले 9 बजे और 9:30 बजे वर्ड न्यूज आता है, दोनों को देखिएगा। हम आपका इंतजार करेंगे। तब आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।